आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम मनोज पांडे और आप देख रहे हैं ईवी हिंदी। दोस्तों, जैसा कि आप हमें फॉलो करते आए हैं तो आपको पता होगा कि कुछ समय पहले हमने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि अगर आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप #AskEVHindi लिखकर उस कम्युनिटी पोस्ट में हमसे पूछिए। तो ऐसे कुछ सवाल मुझ तक पहुंचे हैं और आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगा उन सभी सवालों का जवाब देने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक गेमिंग लाइव यूट्यूब अकाउंट है, इन्होंने पूछा है कि #AskEVHindi TVS iQube ST कब मिलेगी और वीदा V1 Pro की रेंज कंपनी 165 बता रही है बट उनके डिजिटल मीटर में 80 किलोमीटर क्यों दिख रही है। ठीक है, और TVS iQube ST और वीदा V1 Pro में से बेस्ट व्हीकल कौन सी है। तो टोटल यहाँ पर इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं एक ही कॉमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि TVS iQube ST की डिलीवरीज कब से स्टार्ट की जाएंगी। तो इसको लेकर मैंने कुछ रिसर्च की थी। तो सबसे पहले जब मैंने इनके ट्विटर को चेक किया तो वहाँ पर एक यूज़र ने अपने एक मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसमें लिखा था कि 31 अगस्त से TVS iQube ST की डिलीवरी स्टार्ट की जानी थी, जो कि नहीं हुआ। 31 अगस्त कब का जा चुका है। इसके बाद मैंने इनकी वेबसाइट पर जाकर जो इनका मैसेंजर बोट रहता है उससे ये क्वेश्चन पूछा था कि ST की डिलीवरीज कब स्टार्ट होंगी। तो उसने रिप्लाई किया था कि सितंबर में डिलीवरीज होने वाली थी। सितंबर कब का जा चुका है, डिलीवरीज नहीं हुई। उसके बाद मैंने ट्विटर पर ही इनका एक और रिसेंट ट्वीट देखा जिसमें इन्होंने एक यूज़र को रिप्लाई किया है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि ST की डिलीवरीज कब से स्टार्ट होंगी तो आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कीजिए। यानी कि कंपनी की तरफ से अभी कोई भी श्योरिटी नहीं है कि ST कब से डिलीवर किया जाएगा। खुद कंपनी कह रही है कि आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करके रखिए अगर आप जानना चाहते हैं ST कब से डिलीवर होगा। तो ऐसे में सिवाय गैस के कुछ नहीं बचता है। गैस ही किया जा सकता है कि कब डिलीवर होगा। तो ऐसे में मैं गैस कर रहा हूँ कि दिसंबर जनवरी से डिलीवरी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि iQube सीरीज़ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पहले लॉन्च कर दिया गया था इन तीनों ही स्कूटर्स को और डिलीवरी जो है अभी भी ST की कुछ अता पता नहीं है। आपका क्या गैस है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा इनका सवाल है कि वीदा V1 Pro की रेंज 165 बता रही है कंपनी बट 80 किलोमीटर क्यों दिखा रहा है इनके मीटर्स में। तो यही सवाल दोस्तों मेरे मन में भी आया था जब मैंने वीदा V1 Pro की टेस्ट राइड वीडियोस को देखा था। उन वीडियोस में मैंने जब इनके डैशबोर्ड को बड़े ध्यान से देखा तो मुझे भी लगा कि इको मोड में लगभग 84-85 किलोमीटर की रेंज और राइड मोड में आपका 74-5 किलोमीटर की रेंज और स्पोर्ट मोड में लगभग 59 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है। ऐसा क्यों? तो इसका सीधा सा आंसर मुझे ये लगता है क्योंकि वीडियोस में भी क्लियरिटी से किसी ने नहीं बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी की तरफ से इन सभी मीडिया हाउसेस को जो टेस्ट राइड के लिए गए थे इन्हें जो है प्री प्रोडक्शन व्हीकल्स दिए गए हैं टेस्ट राइड के लिए। देखिए, प्री प्रोडक्शन वो व्हीकल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स करना बाकी होता है, कई ग्लिचेस भी उसमें होते हैं, कई बटन्स भी ठीक से कभी काम नहीं करते हैं। तो वीदा V1 Pro की परफॉर्मेंस को बस जानने के लिए इन मीडिया हाउसेस को वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स दिए गए होंगे टेस्ट राइड के लिए। तो इसीलिए जो रेंज फिगर्स है उसमें गलत वो शो कर रहा है और हो सकता है कि जो बैटरी पैक्स स्कूटर में लगाए गए हैं वो कंप्लीट बैटरी पैक ना हो। तो बहुत से रीज़न इसके पीछे हो सकते हैं क्योंकि वो प्री प्रोडक्शन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं। और वीदा V1 Pro जैसा बड़ा ब्रांड, हीरो मोटोकॉर्प जैसा बड़ा ब्रांड, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े लाइव स्टेज और लाइव प्रोग्राम में आपको गलत रेंज फिगर बताएगा। अगर कंपनी ने बताया है कि इसमें आपको क्लेम रेंज 143 और 165 किलोमीटर की मिलती है तो इतनी तो आपको मिलेगी ही। वो बस प्री प्रोडक्शन व्हीकल है, उस वजह से जो फिगर्स है वो शो कर रहा है। बाकी सच क्या है वो तो जब मिड दिसंबर से स्कूटर्स की डिलीवरी स्टार्ट होने लगेगी तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। तीसरा आपका सवाल है कि TVS iQube ST और वीदा V1 Pro में से बेस्ट कौन सा है। देखिए, वीदा V1 Pro की सभी डिटेल्स हमारे पास है लेकिन TVS iQube ST की बहुत सी डिटेल्स अभी तक हमारे पास नहीं है। उसका प्राइस क्या होने वाला है, ऐसी बहुत सी डिटेल्स है जो उसकी हमें नहीं मालूम है। तो इन दोनों को अभी कंपेयर नहीं किया जा सकता है मेरे नज़रिए से। और अगर आप जानना चाहते हैं TVS iQube S और वीदा V1 Pro के बीच का कंपैरिजन तो वो मैंने ज़रूर किया था। उसका लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई बटन में आपको उस कंपैरिजन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको जाकर पता चल जाएगा कि TVS iQube S और वीदा V1 Pro में से कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर एक स्वीटी गायकवाड़ इन्होंने क्वेश्चन किया है #AskEVHindi। आई एम स्वीटी, माई क्वेश्चन इसकी S1 ओला जब लॉन्च हुई थी तो एक दिन के अंदर 10K के अराउंड बुकिंग आ गई थी, तो आपको क्या लगता है S1 एयर कितनी बिकेगी। तो स्वीटी, यहाँ पर आप मतलब मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं कि कितनी बुकिंग्स S1 एयर को मिल जाएगी, लेकिन मैंने लोगों से उनका ओपिनियन जाना था। तो देखते हैं, मैंने अपने चैनल में एक पोल करवाया था, लोगों से पूछा था कि उन्हें क्या लगता है कितनी बुकिंग्स मिल जाएगी। तो उस पोल में लोगों ने कहा था 25% लोगों ने कहा था कि 1000 से ज़्यादा बुकिंग मिलेगी, 10% लोगों ने कहा है कि 5000 से ज़्यादा बुकिंग मिलेगी, केवल 7% लोगों ने कहा है कि 10,000 से ज़्यादा बुकिंग मिलेगी,
लेकिन 58% लोगों ने कहा है कि 15,000 से ज़्यादा बुकिंग मिलेगी। तो आई होप आपको जो आपका आंसर है वो मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर मेलिना मरांडी, इनका क्वेश्चन है हैशटैग आस्क कीवी हिंदी, हेलो मी मेलिना, क्या आप बता सकते हैं ओला S1 का सिंगल सस्पेंशन बेस्ट है या ओला एयर का ड्यूल सस्पेंशन बेस्ट है? आजकल बाइक्स में पीछे सिंगल सस्पेंशन आता है तो आगे सस्पेंशन में क्या प्रॉब्लम है? तो बेसिकली आप जो सामने की तरफ ओला ने सिंगल सस्पेंशन दिया है उसके बारे में जानना चाहती है। तो देखिए, ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल जी द्वारा एक विजन के साथ कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश की गई थी ओला S1 में सिंगल सस्पेंशन देकर सामने की तरफ। और बात करूँ अगर मैं सस्पेंशन के कंफर्ट की, तो सिटी राइड में सस्पेंशन काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। लेकिन कुछ तस्वीरें बीच में ऐसी लीक हुई जिसमें वो जो सस्पेंशन है टूट रखा था, कई स्कूटर्स में जो सस्पेंशन है वो टूट गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा पथरीले सड़क है, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है, तो वहाँ पर जो सस्पेंशन की परफॉर्मेंस है थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सामने की तरफ जहाँ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया जाता है उससे। लेकिन फिर ये डिपेंड करता है सस्पेंशन की क्वालिटी पर भी। देखिए, कई स्कूटर्स आपको इलेक्ट्रिक ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिसमें सामने की तरफ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन तो दिया है लेकिन वो लो क्वालिटी के सस्पेंशन होते हैं। अगर आप उसमें उस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाएंगे तो आपको इतने झटके लगेंगे कि आपका सर भी दर्द होने लग जाएगा। तो यहाँ पर सस्पेंशन की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। कई कंपनीज कॉस्ट बचाने के लिए, स्कूटर को सस्ता रखने के लिए चीप टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस का भी यूज़ करती है। वो देखने में दो होते हैं लेकिन वो काम एक का भी नहीं करते। तो S1 एयर का सस्पेंशन कितना ज़्यादा कंफर्टेबल होगा S1 के सिंगल सस्पेंशन से, ये तो उसे चलाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का सस्पेंशन दिया गया होगा S1 एयर में तो मुझे लगता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा S1 से। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है नरन का। इन्होंने कहा है कि हैशटैग आस्क कीवी हिंदी, आई एम कन्फ्यूज बिटवीन TVS iQube एंड एम्पियर मैग्नस, 30,000 डिफरेंस, व्हाट आई शुड डू। तो देखिए नरन, मैंने TVS iQube S को टेस्ट राइड और वॉक अराउंड किया था और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि TVS iQube S और TVS iQube इन दोनों में ही सेम टॉप स्पीड, सेम रेंज, सेम ऑन रोड इनका परफॉर्मेंस है, बस कलर्स और फीचर्स में ही कुछ डिफरेंस है। तो उस बेसिस पर मैं आपको बता सकता हूँ। साथ में एम्पियर मैग्नस को भी मैंने टेस्ट राइड और वॉक अराउंड किया था। सबसे पहले इन दोनों ही स्कूटर्स की टेस्ट राइड और वॉक अराउंड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाकर डिटेल से उन दोनों ही वीडियोस को देखिए ताकि आपको इन दोनों ही स्कूटर्स के बीच का पहले डिफरेंस पता लगे और आप देखिए कि आपकी जो नीड्स हैं, आपकी क्या ज़रूरतें हैं एक स्कूटर से, वो कौन सा स्कूटर पूरा करता है, फिर आप उस स्कूटर को खरीदिए ताकि आपको इन फ्यूचर ये मलाल ना रहे कि कहीं पैसे बचाने के चक्कर में आप कोई गलत चीज़ घर ले आए। ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, अगर मैं हैदराबाद के ऑन रोड प्राइस को कंपेयर करूँ तो एम्पियर मैग्नस की ऑन रोड कीमत है लगभग 86,000 रुपीज़ और TVS iQube की ऑन रोड कीमत है लगभग 1,25,000 to 1,30,000 रुपीज़ ऑन रोड विद चार्जर इन हैदराबाद। तो लगभग 40 to 44,000 का डिफरेंस है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है। तो जहाँ पर डिफरेंस इतना बड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशंस में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि नीड्स आपकी सबसे पहले किससे पूरी हो जाती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग भी कहे गए हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। तो 40 to 44,000 अगर आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं एम्पियर मैग्नस में तो आप TVS iQube S की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका बजट उतना नहीं है, थोड़ा कम है बजट, तो आप फिर एम्पियर मैग्नस की तरफ जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों WRQ यूट्यूब अकाउंट से। इन्होंने कहा है हैशटैग आस्क कीवी हिंदी, भाई EV प्लस CNG प्लस LPG कौन सी ले, कौन सी सेफ़ है। तो देखिए, सबसे पहले सेफ्टी ड्राइवर्स के हाथ में होती है, चलाने वाले के हाथ में होती है कि वो किस तरह से ड्राइव करता है और किस तरह से अपने व्हीकल को मैनेज करता है। ये क्वेश्चन आपने शायद इसलिए ही पूछा हो क्योंकि पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कई सारे फायर कैचिंग इंसिडेंट्स हुए लेकिन मैं आपको बता दूं कि CNG किट और LPG किट भी एक्सप्लोड होती है और बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं इन व्हीकल्स में भी। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा भी आपको कि कौन सा सेफ़ है और किसको चलाकर आप 100% सेफ़ रहेंगे। 100% सेफ्टी तो आपको डिटॉल भी नहीं देता, 99.9% जर्म्स ही वो किल करता है। तो ये बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि आपकी पॉकेट के लिए कौन सा व्हीकल ज़्यादा सेफ़ होगा, किस में आपके ज़्यादा पैसे बचेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सिर्फ आपको घर पर ही आप चार्ज कर सकते हैं, पर यूनिट के हिसाब से आपको पैसा देना होगा, जहाँ CNG और LPG के रेट्स आप जानते ही हैं कि किस तरह से
बढ़ रही हैं। दूसरी बात मैं ये भी बता सकता हूँ आपको कि टाइम किस में ज़्यादा आपका सेफ होगा। तो टाइम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज होने में जानते हैं कि आप थोड़ा समय लगता है, बहुत समय लगता है उसको चार्ज होने में, जहाँ CNG और LPG व्हीकल्स आप जल्दी से रिफ्यूल कर सकते हैं। फिर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन्वायरमेंट के लिए कौन सा ज़्यादा सेफ़ होगा। तो इन्वायरमेंट के लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा सेफ़ होते हैं CNG और LPG व्हीकल से, क्योंकि ये ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुश यादव का। ये लिखते हैं #AskKVHindi। मेरे फ्रेंड ने एथर को 1 किलोमीटर के आसपास ऑन करके पैदल चलाया था, उसकी बैटरी 7% इंक्रीज़ हो गई। क्या ओला को भी ऑन करके 1 किलोमीटर पैदल लेके चलने से उसमें भी बैटरी परसेंट बढ़ जाएगा, एंड ऐसा क्यों हुआ एथर में? तो कुछ मेरे भाई, मैंने एथर के एम्प्लॉय से भी बात करी थी आपके इस कमेंट को लेकर, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो चार्ज हुआ है ये स्कूटर के रीजनरेटिव सिस्टम की वजह से हुआ है। देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने स्कूटर को एक स्लोप में नीचे आ रहे हैं, एक पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं, आपका स्कूटर ड्राइव मोड में है, तो उस वक्त भी आपका स्कूटर जो है इस रीजनरेटिव सिस्टम के कारण से बहुत लो अमाउंट ऑफ चार्ज जनरेट करता है, जिससे आपकी बैटरी जो है थोड़ा सा जो है चार्ज हो जाती है। और ये टोटली स्कूटर की स्पेसिफिकेशंस पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जनरेट होगा, या होगा भी या नहीं होगा। तो ओला के अंदर भी आपको बेल्ट ड्रिवन IPM मोटर देखने को मिलती है, साथ ही में उसमें आपको रीजनरेटिव सिस्टम भी मिलता है। तो आई गेस उसमें भी ये होना चाहिए चार्ज, और होगा या नहीं होगा ये तो ट्राई कर ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। अब दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है संतोष कुमार झा जी की तरफ से। ये लिखते हैं #AskKVHindi। मैंने हॉप ऑक्सो बुक किया था, अब उनका कॉल आया, अब जो गाड़ी 1,24,000 की थी उसकी कीमत 1,75,000 मांग रहे हैं, ऐसा क्यों वो बोल रहे हैं? भारत सरकार फेम टू सब्सिडी नहीं दे रहा है, बाकी कंपनी को दे रहा है, कृपया इसके बारे में बताएं। तो संतोष कुमार झा जी, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले इस वीडियो में, आई बटन पर आपको वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो के बाद आप जाकर उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया था कि ARAI ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा फेम टू सब्सिडी लाइसेंस को लेकर ऑडिट्स किए जा रहे हैं, जिसमें जो प्रोडक्ट्स की लोकलाइजेशन को चेक किया जाता है। तो देखिए, हो सकता है उस ऑडिट्स के चलते हॉप ऑक्सो की जो सब्सिडी को है अभी सरकार द्वारा रोका गया हो, और कंपनी की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी एक वार्निंग नोट में लिखा गया है कि सरकार द्वारा भी सब्सिडी नहीं दी जा रही है, जिस कारण से कंपनी बिना फेम टू सब्सिडी के ही बाइक की डिलीवरीज करना शुरू कर रही है, और इस वजह से ही बाइक का जो प्राइस है 1,24,999 से बढ़ के 1,75,000 हो गया है। तो 1 से 2 महीने के बाद अगर कंपनी को वापस से फेम टू सब्सिडी के लिए लाइसेंस मिल जाता है, फेम टू सब्सिडी मिल जाती है, तो इसका जो प्राइस है फिर से 1,75,000 से कम होकर 1,24,000, 1,25,000 के आसपास आ जाएगा। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, अब सिर्फ प्राइस में यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, साथ में स्पेसिफिकेशंस भी थोड़ी बहुत बदल गई है। पहली स्पेसिफिकेशन संतोष जी ये बदली है कि देखिए, हॉप ऑक्सो में पहले 150 किलोमीटर की ट्रू रेंज बताई जाती थी, लेकिन इनकी वेबसाइट में अब दिखाया जा रहा है कि जो इसकी रेंज है इसमें आपको पीक रेंज यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 135 किलोमीटर की रेंज ही मिलेगी, तो रेंज कम हो गई है। साथ में पहले आपको हॉप ऑक्सो में एक रेड और ब्लू ये 2 कलर्स मिलते थे, लेकिन अब सिर्फ ब्लू कलर ही देखने को मिलेगा। और जो हॉप ऑक्सो एक्स जो इसका टॉप वेरिएंट था उसका नाम भी बदल दिया गया है, उसका नाम अब हॉप ऑक्सो प्रो पैकेज रख दिया गया है, और उस बाइक में अभी भी 150 किलोमीटर की रेंज ही आपको मिलेगी। अब आज के आस्क ईवी हिंदी के सवाल जवाब यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्तों। अब अगर आपके भी कोई सवाल है इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में #AskEVHindi लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, और अगला जो वीडियो रहेगा आस्क ईवी हिंदी के ऊपर मैं उस वीडियो में आपके उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो कृपया नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही ईवी संबंधित जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। अब मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।